नो वी हैव टू गो टू द एक्सलेरेशन के एक्सलेरेशन के ग्राफ हमें क्या बताएंगे, मतलब सेम होंगे, हम थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेंगे, इसमें हम आप वी लगा देंगे। अब देखें अब क्या हुआ है, ये ग्राफ क्या शो करता है, जीरो एक्सेलरेशन। कैसे आप बताएं, ये जीरो एक्सेलरेशन को शो करता है, बट हाउ, उन्होंने बताना है, बताएं क्या मैंने बताया था। अच्छा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होनी है तो क्या बनेगा, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। इसमें देखें, इसमें इंटरवल जो टाइम का है ना, उसके साथ वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज कर रही है, इक्वल इंटरवल और टाइम इक्वल वेलोसिटी जा रही है ऊपर। हर पॉइंट पे देखें, अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो ये देखें, इस पॉइंट को लेता हूं तो ये देखें, इस पॉइंट को लेता हूं तो ये देखें, अगर ये 10 है यहां से फासला, तो ये भी 10 होगा यहां से, यानी कि इक्वल इंटरवल में इक्वल चीज हो रही है दोनों तरफ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन में। तो ये हमारी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसमें क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं हम, आर, एक रिटार्डेशन और डीसेलरेशन, या हम बोलते हैं रिटार्डेशन, या बोलते हैं किसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट हमारा न्यूटन लॉ है। टेस्ट कौन सा, नहीं अभी मैं कहता हूँ 5-7 टॉपिक अभी कर लें, उनके बाद हम टेस्ट की तरफ आएंगे। अभी थोड़ा सा ना बैकअप बन जाए हमारा स्टडी का। तो अब आज हमने पढ़ना न्यूटन से लॉ। हमें पता है, हम मतलब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का क्या मतलब होता है, इनर्शिया क्या होती है, इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ अ बॉडी एट मूविंग इट विल रिमेन एट मूविंग। मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर एक बॉडी मूविंग में है तो वो मूविंग में ही रहेगी, जब तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हम यही पढ़ते हैं ना इनर्शिया को, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का, उसको हम इनर्शिया का लॉ कहते हैं। किसी भी बॉडी, फॉर एग्जांपल अब ये स्टैंड इधर पड़ा है, तो ये कब तक पड़ा रहेगा, जब तक इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये डाइस पड़ा है इधर, ये कब तक पड़ा रहेगा, जब तक इसको कोई चेंज, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा। ये तो होगी रेस्ट की बातें। अब मोशन में देखें, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, कोई रोका ना जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉल को फेंकता हूं तो बॉल तो मूव करती करती वहां पे जाकर रुक जाती है, क्यों, उसको एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटी, ओ नहीं सॉरी एक्स्ट्रा फ्रिक्शन की फोर्स, यानी कि जो रोड है, वो जो बॉल उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो उनको स्टॉप करने पे मजबूर कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारी फोर्स लग रही है, तो वो बॉडी आफ्टर सम टाइम रुक जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ जो होता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम देखते हैं F = ma, फोर्स और एक्सेलरेशन की बात है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, F/A, F/m A, ये क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो होती है, इसका मतलब, इससे हमारे ज़हन में क्या आती है चीज, कि कोई चीज मूव कर रही है, जितनी फोर्स लगेगी उतनी चीज ज्यादा एक्सेलरेट करेगी ना, फोर्स कम लगेगी तो एक्सेलरेशन कम होगी। इसका मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब देखें मास के इनवर्सली है कैसे हुई, अगर किसी चीज का मास ज्यादा है वो कम एक्सेलरेट करेगा, वो कम मूव करेगा, अगर किसी चीज का वेट कम है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली हैं। तो फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन, ये लॉ हमारा थर्ड लॉ डिस्कस करता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
मैथ, ये हमारा सेकंड लॉ है। इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आएंगी, मतलब न्यूमेरिकल आएंगे, हमें फॉर्मूले पे ग्रिप होनी चाहिए, उसको हम इंटरप्रेट कर लेंगे बाद। थर्ड हमारी क्या चीज है, थर्ड लॉ हमारा है एक्शन एंड रिएक्शंस का। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये लॉ की एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है? डेफिनेटली। और जैसे कि मैं बॉल फेंकता हूं, बॉल जमीन पे गिरती है तो फौरन रीबाउंस करती है, ऊपर की तरफ आती है। या दो बॉल्स हैं, उनको आपस में टकराते हैं हम, ऐसे कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो रिबाउंस करेंगे पीछे की तरफ। तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये तो बात हमारी डेफिनेशन के मुताबिक होगी। अब बात ये करनी है हमने कि जो थर्ड लॉ है ये सेम बॉडी पे एक्ट कर रहा होता है या टू डिफरेंट बॉडीज पे होता है। मतलब जो एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है ये एक ही बॉडी पे हो रहा है या टू डिफरेंट बॉडीज पे हो रहा है? कैसे? बॉल है, बॉल तो मैंने फेंकी, बॉल तो सिंगल एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन होगा। लेकिन हमने तो कहा है कि थर्ड लॉ उस पे लगता है जो टू बॉडीज हो। अब देखो ये मैच है, ये मैं गिराऊंगा तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट नहीं ध्यान में रखना, वो भी तो है, टू डिफरेंट बॉडीज पे नहीं लग रहा। ये जाएगा नीचे से रिबाउंस होगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। जब दो बॉल्स हैं डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं ऑलवेज। ये एक्शन है, ये रिएक्शन, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट होंगे लेकिन टू डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, टू डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा। लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम वो तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू mv, एक प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ये कहते हैं हम मोमेंटम को। लेकिन हम इसको आम रियल लाइफ में समझना हो मोमेंटम का हम क्या मतलब होता है। कोई अगर मुझे रियल लाइफ में बताए कि इसके पास मोमेंटम है, इसके पास मोमेंटम नहीं है, तो ये कैसे हम समझेंगे? मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का है, मैं उसको कहता हूँ ये डाइस है, ये चेयर इधर पड़ी है, तो यहाँ से खड़े होकर इसको जंप करके क्रॉस करो, तो हम इजीली जंप नहीं कर सकते, हम इसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। कोई भी जंप है यानी कि हमारा बैरियर लगा हुआ है, इतना इतना बड़ा बैरियर है, हम कहेंगे इधर से मैं जंप लगा के इसको क्रॉस करूं तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास मोमेंटम नहीं है। अगर उसी लड़के को मैं कहूं पीछे से दौड़ के आओ और इसको क्रॉस करो, देन इजीली क्रॉस कर जाएगा कि नहीं? क्यों? अब क्यों कर गया? क्योंकि जब किसी मैस को क्या मिलती है? वेलोसिटी। किसी भी मैस को जब वेलोसिटी मिलती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके मोमेंटम बन जाता है, उसके मोमेंटम बन जाता है, वो मोमेंटम उसको लेके चलता है। तो किसी भी मैस में जब वेलोसिटी आएगी तो वो मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv। हम इसको एक्चुअली डिफाइन भी ऐसे करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसमें हमने क्या देखना है? कंजर्वेशन, जब ज़हन में कोई भी लफ्ज़ कंजर्वेशन से आता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैस, तो कंजर्वेशन जहां जहां पे भी आएगा ज़हन में क्या चीज़ आएगी? नो, रिमेन सेम, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अब जब मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम में हमारी जो कंजर्वेशन है, इसमें मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। फॉर एग्जांपल कैसे? हमारे पास टू बॉल्स हैं, m1 एंड m2। आफ्टर सम टाइम जब मैं इनको कोलाइड करता हूं तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा? ये कोलाइड कर रही हैं, ये रिबाउंस होंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे m1 आ जाएगा, यानी कि ये m1 है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v1। ये m2 है तो ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब टकराएगा, टकराने के बाद m2 जो होगा ये v2 प्राइम से बन जाएगा और m1 ये v1 प्राइम बन जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से। अच्छा, फर्क क्या है? फर्क ये है, वो कहता है कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम, कोलिजन से बाद वाला मोमेंटम विल रिमेन सेम, विल रिमेन कंजर्व्ड, विल रिमेन कांस्टेंट। के कोई भी बॉडीज जो है
वो कोलाइड करने से पहले जो उनके पास मोमेंटम था वो कोलाइड करने के बाद भी उतना ही मोमेंटम होता है। इसकी इक्वेशन हम लेते हैं m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। ये हम इक्वेशन लेते हैं। एक इक्वेशन ये होती है f इज इक्वल टू m a। इधर से मैं अगर a निकालूं तो क्या बनेगा f ओवर m। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी। एक और इक्वेशन हमारे पास होती है, वो क्या थी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? v ओवर t। v ओवर t के बराबर होती है। जब इन दोनों को हम मतलब इन सिंप्लीफिकेशन हमने इनकी करनी है, कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट साइड कैंसिल और राइट दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। f ओवर m इज इक्वल टू v ओवर t, ये बराबर आ जाएगी। जब हम m को इधर से उठा के इधर लेके जाऊंगा तो इधर आगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इधर डिवाइड हो रहा तो क्या बन जाएगा f ओवर f इज इक्वल टू एम वी ओवर t। तो ये क्या चीज कह रही है? एम वी क्या है? ये m किसके बराबर है? एम वी मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन क्या शो करेगी? f इज इक्वल टू p ओवर t। जब हम v ओवर t को पढ़ते हैं तो इसको डिफाइन क्या करते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। d ओवर t जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन। तो जब ये p ओवर t होगा तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? फोर्स के। ये फोर्स के बराबर हो। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब जस्ट मैंने एक सिंपल केस लिया था इसका एक्सेलरेशन का। अगर मैं ले लूँ वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी हमारी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होती है। तो इसके मुताबिक हम देखें ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी कर लें, मतलब डेल्टा टी नहीं करते। तो जब इस क्वेश्चन को इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, लेफ्ट कैंसिल, तो क्या आएगा? एफ ओवर एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो अगर इसको एफ टी इधर ले आऊं, या टी अभी इधर रहने देते हैं एक बार, एम को इधर ले आए तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो ये क्या चीज बन रही है? ये मोमेंटम अब चेंज हो रहा है, फाइनल एंड इनिशियल। ये जस्ट एक सिंपल केस था, हमने इसको इम्प्लाई किया है इसके ऊपर। तो F इज इक्वल टू पी एफ, में इसको लिख सकता हूँ, पी आई भी इसको लिख सकता हूँ, ओवर टी। यानी कि ये फाइनल हमारा मोमेंटम है, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। तो हम कह सकते हैं इसको रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा था, लेकिन जस्ट हमने एक कंसेप्ट दिया था, यहाँ पे हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब अगर मैं इसको कहूँ एफ क्रॉस टी, टी इधर ले आता हूँ, तो पी एफ माइनस पी आई, ये क्या बन जाएगा? इसमें ये क्या चीज है? यानी कि आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, ये आपका क्या होगा? इम्पल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये क्या चीज बन रही है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। या हम ऐसे भी कह सकते हैं आई इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। ये भी नहीं हो सकता, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मतलब के डिफरेंट केसेस होते हैं, हमने मैथ के साथ खेलना है, मैथ की इंटरप्रिटेशंस करनी है आगे पीछे, उससे कोई और चीज़ बनेगी। मतलब ये फॉर्मूला पे डिपेंड करता है हमें वो क्या करता है, हमारी ग्रिप होनी चाहिए ये फॉर्मूला। कोलिजन्स का, कोलिजन्स क्या होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। दो तरह की कोलिजन्स होती हैं, एक होती है इलास्टिक कोलिजन्स, एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन। जब हम इनकी डेफिनेशन करते हैं, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? इलास्टिक में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर स्प्रिंग है उसको आप स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने के अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो उसकी पहले वाली पोजीशन होगी उस पर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर इनइलास्टिक होगा तो उसमें क्या होगा, आप उसको स्ट्रेच करेंगे वो वापस रीगेन नहीं करेगा। अब ये तो हमने जस्ट उसको समझने के लिए बात की है, लेकिन अब अगर हम मैथमेटिकल फिजिक्स की सेंस में करेंगे बात, तो क्या करेंगे? अगर कोई भी चीज़ उसकी काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी
कंजर्व, फॉर एग्जांपल मैंने उसको पुश किया, पुश करने के बाद यहाँ पे लेके आऊँ, मैंने एनर्जी इसको दी है, एनर्जी इसके अंदर है, वो एनर्जी इनमें कंजर्व रहनी चाहिए। वो कैसे रहेगी? जब छोड़ूंगा वो एनर्जी इसको बैक पे ले आएगी। ठीक है, अगर मैं एनर्जी लगाई है, एनर्जी मैंने लगा दी है, एनर्जी लगाने के बाद छोड़ दिया है, तो एनर्जी तो वापस लेके नहीं आ रही उसको। इसका मतलब ये क्या हुआ? इनइलास्टिक। इलास्टिक एंड इलास्टिक की समझ लगी? कोलिजन्स होती हैं दो तरह की, यानी दो बॉल्स हैं, अगर मैं दो बॉल्स को आपस में टकराता हूं, टकराने के बाद अगर वो रीबाउंड कर रही हैं आपस में, वापस आ रही हैं, इसका मतलब वो इलास्टिक है। अगर टकराने के बाद वहां भी एक दूसरे का चिपट जाए तो फिर वो इलास्टिक नहीं है, वो इनइलास्टिक है। क्यों? उनके अंदर जो एनर्जी लेके आई थी वो एनर्जी उधर ही ज़ाया हो गई है, वेस्ट हो गई है, तो वो कंजर्व नहीं है, इसका मतलब वो इनइलास्टिक है। ये हमारा एक इलास्टिक कोलिजन्स का टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ लिया, इसके डिफरेंट केसेस हैं, 4 केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 केसेस हैं। हमने क्या देखना है? ये 1 डायमेंशन में होगा। 1 डायमेंशन में हमने देखना क्या है कि दो बॉडीज हैं वो आपस में कोलाइड कर रही हैं। कोलाइड करने के बाद उनके 2 केसेस हैं, उनके वेलोसिटीज हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। हमने जब इनकी कोलिजन्स के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था ना कि मोमेंटम m1 का जो v1 होती है वेलोसिटी प्लस m2 v2 होती है, लेकिन टकराने के बाद ये v1 प्राइम बन जाती है, ये v2 प्राइम बन जाती है। हमने इनके इक्वेशंस निकाले हुए, हमें इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता होता है ये 2 इक्वेशंस हैं। हमारे जो 4 के 4 केसेस हैं वो इन पे इम्प्लाई करेंगे। जो पहला केस होगा वो क्या कहेगा? वो कहेगा m1 बराबर है m2 के, कि जब दोनों मैसेज बराबर होंगे तो फिर क्या होगा? उस केसेस में हमारी पहली वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन्स, ये आफ्टर कोलिजन सेकंड वेलोसिटी है, सेकंड मैस की, ये आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मैस की फर्स्ट वेलोसिटी है। तो जब दोनों मैसेज बराबर होंगे तब क्या होगा? तब हमने ये देखना है इसमें क्या होना चाहिए, v1 प्राइम इज इक्वल टू, मैं m1 माइनस m2 को m1 कर देता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक को दूसरे के बराबर कर दें, तो ये नीचे m1 प्लस m1 प्लस v1 इसके बराबर 2m1 ओवर m1 प्लस m2। अब देखें ये m1 पॉजिटिव है, ये m1 नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? 0। तो 0 की वजह से ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0 प्लस 2m1, नीचे भी m1 और m1, ये m1 है क्योंकि ये m1 m2 हमने m1 के लिख लिया, तो ये 2m1, ये दोनों एक दूसरे के मतलब कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ v2 वेलोसिटी है, तो ये v2 आ जाएगी हमारे साथ, मतलब ये 0 है, ये कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ v2 बचेगा। v1 प्राइम इज इक्वल टू v2, यानी कि जब दो मैसेज का मैस एक दूसरे के बराबर है तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना आफ्टर कोलिजन, हाँ ये कहीं याद रखनी है हमने, जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना पहली बॉडी की आफ्टर कोलिजन, वो उसकी सेकंड वेलोसिटी बिफोर कोलिजन के बराबर आएगी, जब दोनों का मैस बराबर होगा। अब दूसरा केस देखें, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, मतलब केस यही है कि दोनों मैस बराबर हैं, बट एक और कंडीशन लगा रहा है। एक और कंडीशन क्या है कि v2 0 होना चाहिए, यानी कि दूसरे की वेलोसिटी 0 है, दूसरे मैस की वेलोसिटी 0 है, दूसरा मैस इसका मतलब रेस्ट में है। तो जब ये कंडीशन हम लगाएंगे, फिर इसके ऊपर, ये हमने इसके ऊपर लगाई है, ये इसके ऊपर लगा के वैल्यू निकाली, इसी के ऊपर अभी नहीं लगाई। ये कंडीशन जब इसके ऊपर लगाएंगे तो v2 प्राइम आएगा, v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जब हम मतलब दूसरी कंडीशन, ये हमारा जस्ट पहला केस था, हाँ ये पहला केस था हमारा। सेकंड केस देखें, सेकंड केस में क्या है, m1 इज इक्वल टू m2 बट v2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड केस है। जिसमें मर्जी लगा लो, लगाना दोनों में ही है, निकालनी वेलोसिटी हमने दोनों ही है। हम दूसरे में लगा के देखते हैं, v2 प्राइम में देखें, m1 m2 के बराबर, इसका मतलब 2m1 ओवर m1 प्लस m2, वो भी 1 हो गया, और v1 प्लस m2 हमने m1 कर दिया है, माइनस m1 ओवर
m1 प्लस m1 और ये v2, v2 हमारी क्या है 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये 2m1 ओवर 2m1 v1 ये कैंसिल, तो v1 यानी कि v2 प्राइम v1 के बराबर आ जाएगा। ये v2 प्राइम है, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें जस्ट ये वर्स 0 इसमें हम कर रहे हैं ना ये वाला, इसमें नहीं होगा। आज के लिए मैं कहता हूँ इतना ही ठीक है। इनमें हमने आज तक जो फार्मूले किए हैं ना, हमारा फोकस है बेसिकली फार्मूला के ऊपर। न्यूमेरिकल हमने सोल्व करना सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हमारे आनी चाहिए और फार्मूला पे हमारी ग्रिप होनी चाहिए। फार्मूले पे ग्रिप कैसे हो कि फार्मूले को इंटरप्रेट करना आना चाहिए हमें। अभी तक तो इतने फार्मूले हमने नहीं किए, अभी आगे हमारा जो प्रोजेक्टाइल टॉपिक है ना, वो मेन टारगेट है हमारा। इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे, ये मेन टॉपिक हमारा ये